नमस्कार, आप देख रहे हैं बबीता को। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर है। पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव के तहत 14 फरवरी को मतदान होना है, जिस पर अब सबकी नजरें हैं। एक तरफ इस चरण में भी बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। हालांकि बसपा और कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए संघर्षरत है, लेकिन वेस्ट यूपी की 55 सीटों पर हो रहा दूसरे चरण का चुनाव कई और वजह से भी खास बना हुआ है। इस चरण में यूपी के 9 दिग्गज भी मैदान में हैं। इसके बाद इस चरण के चुनाव में सबकी नजरें इन दिग्गजों पर है, जिनकी राजनीतिक साख इन चुनाव में दांव पर लगी हुई है। वैसे तो दूसरे चरण के तहत वेस्ट यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटें चुनाव से पूर्व ही हॉट सीट बनी हुई है, जिसमें नकुड़, देवबंद, कुंद्रकी, चंदौसी, स्वार, टांडा, रामपुर और शाहजहांपुर शामिल हैं। इन सीटों पर खड़े उम्मीदवार यूपी के राजनीति के सियासी सूरमा रहे हैं। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना ताज बचाने के लिए मैदान में हैं। रामपुर में आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला आजम खान स्वार सीट से मैदान में है। सपा के टिकट पर धर्म सिंह सैनी चंदौसी से, योगी सरकार की महिला मंत्री गुलाब देवी मैदान में है। आंवला विधानसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह को मैदान में उतारा है, तो सपा ने आर.के. शर्मा को टिकट दिया है। आर.के. शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव बिलसी से जीता था। वहीं वेस्ट यूपी की अमरोहा विधानसभा सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे महबूब अली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उन्हें इस चुनाव में एक बार फिर सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने राम सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं बसपा ने नवीद अयाज को टिकट दिया है और कांग्रेस के टिकट से सलीम खान मैदान में है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, वहीं यूपी चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और अमरोहा सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि हेलीपैड पर हुई मुलाकात के दौरान अमरोहा की सदर सीट से सपा प्रत्याशी महबूब अली की मौजूदगी ने जिले की सियासत में नई गर्माहट पैदा कर दी है। दरअसल अमरोहा जिले में बीते शुक्रवार को बड़ा उलटफेर सामने आया, जहां पर अमरोहा सदर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान शुक्रवार को रामपुर में सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद सपा में शामिल हो गए। वहीं हेलीपैड पर हुई इस मुलाकात के दौरान सदर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महबूब अली भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीते दिनों सलीम अहमद खान अपने एक बयान के कारण सुर्खियों में थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सपा को वोट देना चाहिए। सलीम खान के सपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जमकर बवाल काटा। इसके साथ ही इस फैसले से नाराज कांग्रेसियों ने बसपा प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार सलीम खान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कम्युनिकेशन गैप है, जहां पर सपा में शामिल होने के बाद सलीम खान ने कहा, मैं सपा में शामिल हो गया क्योंकि कांग्रेस में कम्युनिकेशन गैप है, जो दूसरे पंक्ति के नेतृत्व द्वारा बनाई गई है, जो नहीं चाहता कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले। इस दौरान मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलना चाहता था, लेकिन दूसरी पंक्ति के नेतृत्व ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं उनसे मिलकर अपनी बात नहीं कह पाया, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्नाव मर्डर केस में अब राजनीति तेज हो गई है। अब मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव में जो घटा वो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लड़की की मां अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही। अंत में उसको अपनी बेटी का शव मिला। प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी। बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय जवाब देना चाहिए कि प्रशासन क्यों उस मां को जनवरी से दौड़ाता रहा, किसने इस बिटिया की मां की गुहार नहीं सुनी। एक अन्य ट्वीट में प्रियंका गांधी ने सीएम को टैग कर कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने भाषणों में कानून व्यवस्था की बात करना छोड़ दीजिए। आपके प्रशासन में महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है।
महिलाओं पर अत्याचार होने पर उनकी आवाज सुनी ही नहीं जाती। महिलाओं पर अत्याचार कर उनकी हत्या कर दी जाती है और आप झूठे दावों में व्यस्त रहते हैं। वहीं मामले में हत्यारोपी का नाता समाजवादी पार्टी के नेता से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन समाजवादी पार्टी के नेता का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है, उनका निधन हुए 4 साल हो चुके हैं। वहीं मामले में उन्नाव पुलिस के एएसपी शशि शेखर सिंह ने कहा कि 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना मिली। इसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की। हमने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके आधार पर हमें गुरुवार को शव बरामद हुआ। मामले में अब तक एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। मामले में जांच जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दलित युवती की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये लगातार अपने बयानों में जिक्र कर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पीएल पुनिया मृतक युवती के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान पीएल पुनिया ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्नाव पुलिस की लापरवाही पर भी कार्रवाई की मांग की है और मृतक परिजनों की सुरक्षा के लिए भी मांग की है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मृतका की मां से वीडियो कॉलिंग पर बात की है और हर संभव मदद के साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम में रहने वाली एक दलित युवती की पूर्व मंत्री के बेटे ने हत्या कर शव को गड्ढे में दफन कर दिया था। इसके बाद मामला गरमाया तो गहमा गहमी के बीच बीते दिन देर शाम अंतिम संस्कार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार दिसंबर 2019 में जारी नोटिस पर कार्रवाई करती है तो ये कोर्ट की आलोचना होगी। कोर्ट ने वसूली नोटिस को वापस लेने का अंतिम मौका दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर कोर्ट इसे स्वयं रद्द कर देगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में की गई कार्रवाई न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्रवाई में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। सुप्रीम कोर्ट परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में सीएए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा ये नोटिस मनमाने तरीके से भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने 6 साल पहले 94 वर्ष की आयु में मृत व्यक्ति को भी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही 90 वर्ष से अधिक आयु के 2 लोगों सहित कई अन्य लोगों को भी नोटिस भेजा गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। 14 फरवरी यानी सोमवार से राज्य में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने आना होगा। ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह कक्षा 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के माध्यमिक स्कूल, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ सोमवार से सभी स्कूल खोले जाएंगे। अभी तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, लेकिन अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अब ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इन स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करना होगा। इससे पहले बीती 7 फरवरी को कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल और विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू कर दी गई थी। इसके बाद से नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को भी खोलने की लगातार निजी स्कूल मांग कर रहे थे। वहीं कक्षाओं
वहीं स्कूलों के कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कक्षाओं की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। मास्क अनिवार्य रूप से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को लगाना होगा। स्कूल के मुख्य द्वार पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। यहाँ इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि की मदद से कोरोना के लक्षण वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। स्कूल परिसर में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की भी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर कक्षाएं संचालित की जाएंगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप